जय हिंद साथियों। बहुत समय कम मिलता है। जब से जॉब लगा तो थोड़ा सा लाइव वगैरह आने में समय का अभाव रहता है। जितने भी युवा साथी हैं, जो बच्चे हैं, जो मैट्रिक और इंटरमीडिएट के जो तैयारी करने वाले जो भी छात्र एवं छात्राएं हैं, और यह बात अभिभावक लोगों के लिए भी है जो मैं आज इस सेशन में बताने का मैं प्रयास करूंगा। मैं चाहूँगा कि जितने भी पेरेंट्स हैं, जो अभिभावक हैं, गार्जियन, वो सभी अपने बच्चे को आप मोटिवेट करने का प्रयास करें। ये ना कि उसके ऊपर आप हमेशा दबाव दें, हमेशा प्रेशर दें कि तुम ये करो वो करो, तो ऐसे में क्या होगा ना, वो कुछ नहीं कर पाएगा। अभी एग्ज़ामिनेशन का समय आया हुआ है, अभी आप वो बहुत प्रेशर में है वो बच्चा, तो उस बच्चा को आप थोड़ा सा गाइड की ज़रूरत है आपका। जब तक आप उसे गाइड नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं वो सक्सेस, हम लोग तो उसे बहुत ज़्यादा प्रयास करते हैं गाइड करने का। सरकारी विद्यालय में भी जो भी बच्चे अच्छे करने वाले होते हैं वो अच्छे करके निकल जाते हैं। वो उसके मन में ये भावनाएं नहीं होनी चाहिए कि मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा हूँ तो हमारा शायद ये चीज़ नहीं हो पाएगा, मैं ये नहीं कर पाऊँगा। आप सब कुछ कर पाओगे, बस हौसला रखो। इतिहास बदलने का मंजिल अपने आप बदल जाएगी। ये निश्चित तौर पे याद रखना कि संघर्ष के मैदान में आप जब जुड़ चुके हो तो मैदान छोड़ करके मत भागो। अगर मैदान छोड़ करके आप जैसे इंसान अगर भाग गया तो याद रखिएगा आप इंसान नहीं, आप एक गद्दार कहलाइएगा। इसलिए मैदान छोड़ करके नहीं भागना है, संघर्ष करते रहना है। दुनिया क्या कर रही है उसके पीछे मत भागिए, आप अपना सोचिए, अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल करें। आप जब तक अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल करते रहोगे ना, तो निश्चित तौर पे इस बात को आप गांठ बांध लो कि आपका जीवन सफल होगा। कहीं कोई चाहे जितना भी कुछ कह ले, मेरे भाई हम लोगों के बारे में भी कितने लोगों ने क्या नहीं कहा, सभी ने सभी तरीके के मजाक उड़ाया। लेकिन आज हम दोनों भाई, मेरे बड़े भाई जो गुरु संतोष सर हैं, मैंने उनके इशारे पे चला, उन्होंने जो कहा मैंने फॉलो किया। मेरे गार्जियन हैं, मैं उनका हर बात को स्वीकार किया और आज आप लोग के सामने हूँ। जो कुछ भी हूँ निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं मैं आज सफल हूँ और आपको सफल होने की ज़रूरत है। आप संघर्ष करो, निश्चित तौर पे सफलता आपके हाथ लगेगी। अभी आप मैट्रिक का इम्तिहान देने वाले हो, आप इंटरमीडिएट का इम्तिहान देने वाले हो। पहले सीढ़ी आप अगर मैट्रिक अच्छे तरीके से पास करते हो तो ये तय है मेरे भाई कि आप इंटरमीडिएट भी अच्छा ही करोगे। अगर आपने मैट्रिक अच्छा किया है तो मैट्रिक का सिलेबस मेरे दोस्त छोटा है, लेकिन जो फर्स्ट स्टेज में जो बच्चे होते हैं उनके लिए वो छोटा सिलेबस ही पहाड़ लगता है। लेकिन जो बच्चे मैट्रिक पास आउट हो चुके हैं तो उनके लिए इंटरमीडिएट का सिलेबस बड़ा है, बाकायदा वास्तव में इंटरमीडिएट का सिलेबस बड़ा है। खास करके अगर मैं पीसीएम की बात करूं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की बात करूं, तो इसमें मैथमेटिक्स का रोल बहुत विस्तार हो जाता है इंटरमीडिएट में, फर्स्ट ईयर में भी और सेकेंड ईयर में भी। फर्स्ट ईयर तो ऑलरेडी जितने भी पार्ट्स हैं वो एकदम कंपटीटर यानी कंपटीशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो जितने भी बच्चे हैं, चाहे आप इंटरमीडिएट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप मैट्रिक स्तर की तैयारी कर रहे हैं, या जो भी मेरे भाई जो मैट्रिक और इंटरमीडिएट कर चुके हैं, जो ग्रेजुएशन में पहुंच चुके हैं, या जो भी बेटियां यानी बहनें जो ग्रेजुएशन कर रही हैं, उन लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लगातार मेहनत करते रहें। ज़रूरत पड़े तो आप कंपटीशन का कोई भी सेट को उठा लें, है ना, सेट प्रैक्टिस करते रहें और सेट प्रैक्टिस में ज़्यादातर प्रयास करें कि क्वेश्चन बैंक का सॉल्व करें। आप जैसे मान लीजिए एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, आप रेलवे का तैयारी कर रहे हैं, आप अगर सिविल सर्विसेज का तैयारी कर रहे हैं तो सिविल सर्विसेज का अगर तैयारी करें तो सिविल में लगने के लिए, देखिए मैंने भी सिविल सर्विसेज का तैयारी किया, यूं ही ऐसे ही नहीं बीपीएससी मैंने क्रैक किया और शिक्षक बना। बीपीएससी ने एग्ज़ाम लिया
हमने उसको क्वालिफाइड किया, उससे पहले कितने एग्जामिनेशन हमने निकाला है ना, एस्टेट निकाला, सीटेट निकाला, फिर उसके बाद में उससे पहले बीएड करने के लिए एंट्रेंस टेस्ट दिया, तो बीएड में भी अच्छा खासा मार्क्स हमने 81% लगभग ला करके हम लोगों ने बीएड फाइनल किया था। तो कहीं हम लोगों ने रुका नहीं, बस ये कहीं रिजल्ट नहीं रुकने का एक ही मकसद था, अच्छा मेहनत, अच्छा संघर्ष और अच्छा गाइडलाइन। देखिए आपको कोई गाइडलाइन करने वाला नहीं मिलेगा, यहाँ तक कि आप अपने अगल बगल में भी आपके अगर कोई बहुत अच्छे इंसान है जो एकदम पढ़े लिखे हैं, वो भी हो सकता है कि आपको गाइडलाइन नहीं करे, लेकिन आपके माँ, आपके पिता, आपके गुरु, आपके बड़े भाई आपको हमेशा गाइड करेंगे कि बाबू ऐसे चलो, इस राह पे चलो, आपको मंजिल जल्दी मिलेगी, है ना। तो आप उनको मानने का प्रयास करेंगे। मैट्रिक की तैयारी करने वाले सभी छात्र और छात्राओं से मेरा निवेदन है कि आप एकदम बेहतरीन तैयारी करें। जैसे अगर आप मैथ्स पढ़ते हैं, तो मैथमेटिक्स के अंदर में जितने भी पार्ट्स हैं वो वास्तविक संख्या से शुरू करके, आज मैं कुछ लिखने नहीं आया हूँ, कुछ बताने नहीं आया हूँ, बस आपको सिर्फ ये बताने आया हूँ कि अगर आप मैथ्स पढ़ते हो, ध्यान रखना, मैथ्स आप अगर पढ़ते हो तो मैथ्स में 1 नंबर लेसन से लेकर के दूसरा, तीसरा, चौथा, ये अंतिम लेसन तक, यानी प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, ध्यान रखिएगा, प्रायिकता तक आप जो है से कि पूरा मेहनत करें, सब लेसन वाइज, है ना। अगर वास्तविक संख्या आपने पढ़ा, वास्तविक संख्या आपने अगर पढ़ा है, तो इस वास्तविक संख्या का जितने भी फार्मूले हैं उन तमाम फार्मूलास को अपने पास आप नोट आउट करें और प्रयास करें कि प्रत्येक फार्मूला पर एक क्वेश्चन, कम से कम 1 क्वेश्चन आप सेट करने का प्रयास करें, एक क्वेश्चन बनाने का प्रयास करें। अगर आप इस तरीके से आप अगर मैथ्स में करते हैं तो साइंस में भी आपको इसी तरीके से करना है, साइंस में भी आपको इसी तरीके से करना है। और साइंस में भी आपको, आप जानते हैं साइंस में फिजिक्स हो गया आपका, केमिस्ट्री हो गया आपका, और उसके बाद में मेरे भाई फिजिक्स, केमिस्ट्री, और उसके बाद में आपका बायो है ना। ये क्लास 10th के लिए मैं बता रहा हूँ। तो ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों आपको एक कहीं में रहेंगे। आपको फिजिक्स के पर भी अच्छा फोकस करना होगा, आपको केमिस्ट्री भी अच्छा फोकस करना होगा, साथ ही साथ आप अगर बायो है आपका पेपर में, तो उसके ऊपर भी आपको गहनता से ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये साइंस हो गया। आप जानते हैं कि साइंस में टोटल रहेगा 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और 40 को आपका सब्जेक्टिव, 40 को ऑब्जेक्टिव, और ऑप्शन आपको 80 देगा। ऑप्शन आपका कितना देगा? 80, और 20 नंबर आपको प्रैक्टिकल साइंस में मिलेगा। उसी तरीके से आपको सोशल साइंस, ध्यान रखिएगा, सोशल साइंस में भी आपका 80 नंबर का एग्ज़ाम होगा, जिसमें 40 आपका सब्जेक्टिव रहेंगे और 40 आपको कितना रहेगा, क्या रहेगा? ऑब्जेक्टिव। ध्यान रखेंगे 40 ऑब्जेक्टिव रहेंगे। 40 में आप जानते हैं कि 80 आपको ऑप्शन के साथ देगा। ये 80 में आपको बनाना कितना है? 40 बनाना है। 80 में 40, अब ध्यान रखिएगा यहाँ 20 नंबर आपको स्कूल से यानी प्रैक्टिकल के रूप में मिलेगा। अब ये 20 नंबर जो आपको मिलेगा वो आपका स्कूल में कैसा परफॉर्मेंस है, आप स्कूल में कैसा एक्टिविटीज़ दिखाने का प्रयास करते हैं, तो ये तमाम चीज़ों पे आपको जो ऐसे कि अपने विद्यालय से आपको ये 20 में से कितना मार्क्स आपको मिलता है, कितना अच्छा प्रैक्टिकल कॉपी आप तैयार करते हो, कितने अच्छे तरीके से आप राइटिंग में आप अपने शिक्षकों के साथ में अच्छा व्यवहार, ये सब आपके ऊपर लागू होता है मेरे दोस्त। आप कितना अच्छा कार्य करते हो अपने विद्यालय के प्रति, आप कितने अच्छे वफादार हो, ये सब आपके शिक्षक आपके गुण अवगुण को वहाँ जांचने और परखने का प्रयास करते हैं। तो ये सभी उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो अभी हमने बताया कि ये मैथ्स हो गया, मैथ्स हो गया, उसके बाद में आपको बताया साइंस, उसके बाद में बताया सोशल साइंस, ठीक है। उसके बाद में
आपको मैं बता दूं, 1, 2, उसके बाद में तीसरा और चौथे की अगर बात करूं तो संस्कृत। ध्यान देखें, ये संस्कृत आपको 100 मार्क्स के होंगे और 100 मार्क्स में ध्यान रखेंगे 100 मार्क्स में आपको जो रहेंगे वो 50 आपका ऑब्जेक्टिव रहेंगे। 50 ऑब्जेक्टिव के लिए आपको 100 ऑब्जेक्टिव ऑप्शन में रहेंगे, जिसमें से बनाना कितना है 50। आपको 100 मिलेगा लेकिन बनाना कितना है 50 बनाना है। ध्यान रखेंगे। अब इसमें संस्कृत में ध्यान रखना मेरे दोस्त, अगर थोड़ा सा भी आप ध्यान दे दोगे, अगर आपने बुक भी अच्छा से पढ़ा है और 50 आपको सब्जेक्टिव रहेंगे। सब्जेक्टिव में 16 नंबर आपको जो रहता है वो 8 क्वेश्चन रहेंगे 2-2 नंबर का, जो हिंदी में उसका प्रश्न देना है, हिंदी में उसका प्रश्न का जवाब देना है। वो अगर वो 16 नंबर का है, 8 क्वेश्चन रहेंगे 2-2 नंबर का, उसको हिंदी में जवाब देना है। जैसे अलस कथा से आप क्या समझते हैं, मान लिया जा रहा कि अलस कथा से आप क्या समझते हैं, अलस कथा से आप क्या समझते हैं। ध्यान रखिएगा, अलस कथा से आप क्या समझते हैं, ये अगर क्वेश्चन है तो आप जानते हैं कि इस अलस कथा में 4 आलसियों का वर्णन किया गया है। अगर आपने थोड़ा सा बारीकी से ध्यान दिया होगा तो ये अलस कथा का कहानी आप लिख दोगे। मित्रों, इतने जितना अच्छा से आप राइटिंग बैठा करके आप लिख दोगे ना, कोई एग्जामिनर नहीं चाहता है दोस्त कि आपको कोई फेल करे। मैं भी कॉपी जांचा हूँ, मेरा भी मकसद नहीं होता है कि मैं कोई बच्चे को फेल करूं, लेकिन मजबूरी हो जाता है जब कोई बच्चे कुछ भी नहीं लिखते, एकदम नथिंग, एकदम प्लेन छोड़ देते, मैं क्या करूं, मैं वैसे बच्चों को फेल करने के लिए मजबूर हो जाता हूं। तो आपसे निवेदन होगा कि आप अगर थोड़ा बहुत भी आपने पढ़ा होगा तो निश्चित तौर पे आप जो ऐसे कि अच्छा करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये संस्कृत हो गया। और 5वें नंबर की अगर मैं बात करूं, ध्यान रखेंगे, 5वें नंबर की अगर मैं बात करूं तो 5वें नंबर पे आपका आता है हिंदी। 5वें नंबर में क्या आता है, हिंदी। हिंदी भी आपका कितने मार्क्स के होंगे, 100 मार्क्स के होंगे। 100 मार्क्स में आपका 50 क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसके लिए ऑप्शन आपको कितना मिलेंगे 100, है ना, 100 ऑप्शन मिलेंगे। और 100 ऑप्शन में आपको बनाना है कितना मेरे भाई 50। 100 में बनाना कितना है 50, है ना। 50 नंबर क्या रहेगा सब्जेक्टिव। कितना मज़ेदार बात है, कोई टेंशन नहीं। इंग्लिश अगर एक्स्ट्रा में है, मतलब इंग्लिश का नंबर तो जुड़ता नहीं है, तो छठा पेपर हमारा इंग्लिश जो है वो भी कितने नंबर के रहेंगे 100 नंबर के। इसके लिए भी आपको 50 क्या मिलेंगे ऑब्जेक्टिव, जिसके लिए ऑप्शन सहित कितना क्वेश्चन 100 क्वेश्चन। बनाना कितना है 50, ठीक है, और 50 आपके क्या रहेंगे सब्जेक्टिव। तो बहुत आसान है, मज़ेदार है, ज़बरदस्त है। आप चाहो तो हर सब्जेक्ट का अच्छा फार्मूला तैयार कर लो और किसी भी सब्जेक्ट में आप पीछे नहीं रहो। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट हो। फिर से मैं बात करूं, अगर पहला नंबर अगर आप मैथ्स की बात करें, दूसरा नंबर आप अगर विज्ञान की बात करें यानी कि SCIENCE साइंस की बात करें, तीसरा नंबर अगर सामाजिक विज्ञान की बात करें, ठीक है, और चौथे नंबर में आपका हो गया संस्कृत। ध्यान रखेंगे संस्कृत, ठीक है। 5वें नंबर में आपका हिंदी और छठा नंबर में आपका इंग्लिश। ध्यान रखिएगा। देखो बाबू, कितने बच्चे क्या करते हैं ना, मैथ के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, मैथ्स के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, ठीक है, तो वो सामाजिक विज्ञान को छोड़ देता है। विज्ञान में क्या करते हैं बच्चे, सामाजिक विज्ञान को कोई छोड़ देता है। कोई चाहता है अरे संस्कृत को क्या पढ़ा जाए, कोई कहता है अरे हिंदी पढ़ने का चीज़ है,
अरे इंग्लिश पढ़ने का, अरे भैया तो पढ़ने का चीज़ क्या सिर्फ मैथ और साइंस है? अगर ये किसी ने अगर सिलेबस को कंबाइंड अगर बनाया है तो कहीं ना कहीं सोच करके बनाया है कि इन सभी पेपर्स को आराम से बच्चे अध्ययन करें और भविष्य में ये सबका काम आने वाला है। जितना आपको मैथ्स 100 नंबर देंगे, आपको विज्ञान भी तो 100 मार्क्स देगा प्रैक्टिकल लगा करके। सामाजिक विज्ञान भी तो आपको 100 मार्क्स दे रहा है, आपका संस्कृत भी तो आपको 100 मार्क्स दे रहा है, आपका हिंदी भी 100 मार्क्स दे रहा है, इंग्लिश एक्स्ट्रा में है रहता है तो 100 मार्क्स ये भी दे रहा है। यानी हम ओवरऑल बात करें तो ये इंग्लिश को एक्स्ट्रा पेपर को काट करके मेरा 500 नंबर का एग्ज़ाम होने वाला है और सभी 100 मार्क्स का है। तो ध्यान रखिएगा, हमें सबके ऊपर केयर करना है। हमको जितना ध्यान हमको मैथ्स में देना है उतना ही ध्यान अपने विज्ञान पेपर पे भी देना है, सामाजिक विज्ञान पे भी देना है, संस्कृत को भी देखना है, हिंदी को भी देखना है, इंग्लिश को भी देखना है। यानी कि ऑल पेपर्स को बहुत गहराई से हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। अब अगर मैथमेटिक्स में पूरा ध्यान दे रहे हो उतना ही ध्यान आप विज्ञान पे भी दो, उतना ही ध्यान आप सामाजिक विज्ञान पे दो, संस्कृत पे दो। मेरे भाई सामाजिक विज्ञान में मेन मकसद है मेरे दोस्त इसमें रिटेन करना, लिखना, है ना। जैसे आप अगर इतिहास लिखते हो, भूगोल लिखते हो, इकोनॉमिक्स लिखते हो तो पता चला इतिहास भूगोल इकोनॉमिक्स लिखते लिखते हमारा पॉलिटी सेक्शन छूट रहा है ना। कभी कभी क्या होता है मेरे दोस्त कि इतिहास भी लिखा, भूगोल भी लिखा, अर्थशास्त्र भी लिखा और राजनीति शास्त्र भी लिखा तो पता चला भूगोल का आपदा प्रबंधन हमसे छूट गया। आपदा प्रबंधन हमसे छूट गया। ये आपदा प्रबंधन जो मानव जनित आपदा है, प्राकृतिक आपदा है, ये जो आपदा प्रबंधन है ये हमारा 10 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है? 10 नंबर का। ध्यान रखेंगे आप, 10 नंबर का ये आपदा प्रबंधन आता है ना। क्यों मैं छोड़ूं? छोड़ने से मेरा क्या फ़ायदा? तो ध्यान में रखिएगा, ये सभी चीज़ को बहुत ही गहराई से ध्यान देने की ज़रूरत है। इंटरमीडिएट के बच्चे जो साइंस के हैं, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, अगर एक्स्ट्रा में बायो आपने रखा है ना, तो तमाम पेपर को बहुत गहराई के साथ अध्ययन करें। समय कम है मेरे दोस्त, मंजिल उसी को मिलती है जिसकी सपने में जान होती है। अगर आपने सपना कमज़ोर देख रहा है तो मंजिलें आपको बड़ी नहीं मिलने वाली। आपको बड़ा मंजिल प्राप्त करने के लिए आपको सपना भी बढ़िया देखना पड़ेगा, मजबूत। आप सुने हैं ना, इंसान वही बनता है जो आप सपने में देखते हो, है ना। आप अगर अच्छे बनने का सपना देखते हो, आप अच्छे करने का सपना देखते हो तो ये तय है कोई माइकलाल आपके मेहनत को कोई काट नहीं सकता। जितना आप संघर्ष करोगे ना, जितना आप मेहनत करोगे, जितना आप पसीना बहाओगे, याद रखिएगा आपका संघर्ष, आपका स्ट्रगल आपके जीवन को आगे लेकर के जाएगा। आप दुनिया क्या कर रही है वो मत सोचिए, आप क्या कर रहे हो अपने जीवन में कभी भांजने का प्रयास मत करना कि मैं इतना कर लिया, मैं ये कर लिया, मैं वो कर लिया, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं आज इतना सेट बना लिया। अरे मेरे भाई, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं, आपको कोई सुनने वाला नहीं है। आप जब सफल हो जाओगे ना तो उस दिन आपके समाज के, आपके मीडिया वाले भी, अगल बगल वाले भी आपसे पूछने आएंगे, बोलिए आपकी सफलता का राज क्या है। तो उस दिन आप कहना कि साहब जब मैं रात को 2-2 बजे रात तक मैं जब पढ़ाई कर रहा था, उसमें मेरे मोहल्ले वाले, मेरे अगल बगल वाले बहुत मजाक उड़ाया करता था। अरे ये तो निकम्मा है, ये क्या करता है, दिन भर घूमता है, इधर रहता है, उधर रहता है। लेकिन उसने कहाँ देखा मेरा वो 2 बजे रात तक का संघर्ष, कहाँ देखा मेरा वो स्ट्रगल, कहाँ देखा? नहीं देखा ना। मेरे बारे में भी लोगों ने क्या नहीं कहा जब हमने लगातार मेहनत किया, लगातार संघर्ष किया, लगातार स्ट्रगल किया। आज से कहीं ना कहीं सफलता हमारे कदम चूम रही है। मैं आज भी सफल हूँ और आपसे भी आग्रह करूँगा कि आप लोग मेहनत करिए। जितना बड़ा संघर्ष होगा उतना ही बड़ी सफलता आपके हाथ लगेगी। आप सभी पेरेंट्स से भी मेरा आग्रह है कि अपने बच्चे को आप सपोर्ट करें, आप उसको ज़्यादा प्रेशर ना दें, ज़्यादा इधर उधर काम में ना लगाएं, थोड़ा वर्क कम करें, क्योंकि अब उनका एग्ज़ाम है। मैं ये वीडियो खास करके तमाम पेरेंट्स और बच्चों के लिए भी मैं बना रहा हूँ कि जो भी पेरेंट्स हैं
अपने बच्चे पर ज़्यादा दबाव ना दें, ज़्यादा प्रेशर ना दें। अगर ज़्यादा एक्स्ट्रा आप प्रेशर देते हैं तो उससे क्या होता है ना, बच्चे टूट जाते हैं और वो जो बच्चे करने का जो सपना देखते हैं ना, वो नहीं कर पाते हैं। तो आग्रह होगा आप सभी से कि बहुत ज़्यादा प्रेशर, दबाव ना दें। हमें इतिहास बदलना है, सिर्फ लिबास नहीं बदलना है। लिबास नहीं बदलना है सिर्फ, बल्कि हमें इतिहास बदलना है। जो जिसने कहा है कि तुमसे ये काम नहीं होगा, हमें वही करके दिखाना है। हमें जिसने रोका है कि ये काम तुमसे नहीं होगा, ये काम तुमसे नहीं होगा, हमें वो काम को करके दिखाना है। और वो काम मतलब हमें चोरी नहीं करनी है, हमें किसी का शैतानी नहीं करके मतलब किसी को लूट नहीं लेना है, किसी की माँ बहन को इज्जत को नहीं लूटना है। इस बात को बहुत गहराई से सोचना है। देखिए, आप बच्चे हैं, अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी तरुणावस्था में हैं, जो तरुणावस्था मैट्रिक और इंटरमीडिएट के बच्चे जो होते हैं, वो तूफानी एज में होते हैं और इस एज में उन्हें समझ में नहीं आता कि मैं करूं तो क्या करूं। तो आप लोगों के लिए हम लोग है ना, आप आओ ना, हम लोगों से सलाह लो ना, मैं आपको सलाह देने के लिए तैयार बैठा हूं। हम लोग जो ऐसे कि आपके लिए बैठा हूं, आप आगे बढ़ो। जब भी आपको लगे कि नहीं मैं इस क्षेत्र में पिछड़ रहा हूं, तो आप हमसे भी सलाह ले सकते हो। अगर हम आपको सलाह देने में सफल नहीं हूं, तो फिर कोई और लोगों से मैं आपको सलाह दिलवाऊंगा जो हमसे भी ज़्यादा मैच्योरिटी, परिपक्वता रखते हैं। मैं उनसे आपको मिलवाने का प्रयास करूंगा। अगर उनसे भी नहीं तो मैं उनसे भी आगे आपको मिलवाने का प्रयास करूँ, जहाँ से आप सेटिस्फाइड हो जाओ, जहाँ से आप अच्छे करने के लिए लगातार मेहनत करना शुरू कर दो। तब तक आप संघर्ष करते रहना। मेरे प्यारे मित्रों, बड़ा ही संघर्ष भरा ये जिंदगी है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए ना जाने कितने ठोकरों को सहना पड़ता है, कितने कष्टों को सहना पड़ता है, तब जा कर के इतिहास रचा जाता है। इतना आसान है क्या मंजिल पा लेना? इस समाज में कितना घृणित बड़े समाज में जीना इतना आसान नहीं है। समझ में आ रहा है? हर दर दर की ठोकरें खा करके बहरा बनिए। हमारे बड़े भाई ने एक कहानी बहुत ही ज़बरदस्त सुनाया करते थे कि देखो, एक मेढक का झुंड था, पूरा मेढक का झुंड था। सब मेढक चढ़ रहा था पहाड़ के ऊपर। तो पहाड़ के ऊपर कुछ दूर चढ़ा और चढ़ने के बाद में कुछ मेढक नीचे कूद गया। सब कुछ ने चिल्लाया, अरे मर जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, ऊपर मत चढ़ो, गिर जाओगे, है ना। कुछ मेढक और चढ़े, कुछ और चढ़े। उसके बाद में सब चिल्लाना शुरू कर दिया, है ना। तो सब नीचे गिरते चला गया, लेकिन एक मेढक जो था वो बहरा था। वो बार बार सिर्फ नीचे हुलके तो सब यहाँ से चिल्लाए, अरे उतर जाओ, उतर जाओ, तुम मर जाएगा, मर जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। लेकिन वो बहरा था, वो कुछ भी नहीं सुन रहा था। बस वो इतना ही वो समझ रहा था कि सब लोग कह रहा है कि तुम चढ़ जाओ, तुम चढ़ जाओ। वो हौसले में क्या किया, वो मेढक चढ़ गया। तो कभी कभी बहरा भी बनना पड़ता है। ज़्यादा सोच करके मत, अपने आप पर, अपने जिगर पर विश्वास रखें, निश्चित तौर पे परिवर्तन तय है। मेरे प्यारे मित्रों, संघर्ष आपके जीवन के रास्ते को, आपके जीवन में लगे हुए ताले को जरूर तोड़ेगा। इसलिए आप कभी पीछे मुड़ करके ना देखें। आपको अगर कोई किसी प्रकार का प्रताड़ित करने का वो कोशिश कर रहा है, तो उन तमाम प्रताड़नाओं को तोड़ने के लिए आप लगातार संघर्ष करें। आप पूरे इस संदर्भ को हमने आपके लिए ये मैसेज आज बना करके मैं सेंड करने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं आग्रह करूँगा कि और बच्चों के बीच में ये पहुंचाने का प्रयास करेंगे, इसको जगह जगह पर शेयर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, हमें श्री राम के जैसे एक सशक्त और बढ़िया काबिल इंसान बनने का प्रयास करना है। जैसे श्री राम ने अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए जब 14 वर्ष का वनवास काट सकता है मेरे प्यारे मित्रों, तो क्या आप अपने जीवन को बनाने के लिए, अपने ज़िंदगी को बनाने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए आप 5 से 6 घंटे लगातार नहीं बैठ सकते? अगर आप में इतना भी क्षमता नहीं है दोस्त, तो कभी याद करो प्रभु श्री राम का, जो राजा दशरथ, जो राज घराने का पुत्र था, वो जब अपने जीवन को सफल बनाने के लिए 14 वर्ष वन भटक करके, है ना, अपने और छोटे भाई लक्ष्मण और उसके बाद में सीता जी के साथ, ये अगर वो अपने जीवन को बनाने के लिए 14 वर्ष वन में बिता सकते हैं, तब प्रभु श्री राम कहलाते हैं। आप क्या अपने जीवन को बनाने के लिए यार 5 से 6 घंटे लगातार नहीं बैठ सकते? आप सेट बनाओ, आप क्वेश्चन बैंक बनाओ, आप मेहनत करो,
लगातार सेट दो, लगातार मेहनत करो, कोई रोकेगा नहीं आपको अच्छा रिजल्ट लाने से। लगातार मेहनत करिएगा। ये हाय हल्लो के फेर में नहीं पड़िए, ये जिंदगी बर्बाद कर देगी। आप कर देगी ये दोनों, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए बीत है। आप एक दूसरे के चक्कर में ना पड़े, यह भी आपका तूफानी ऐसे अभी आपको समझ में नहीं आएगा, बाद में पछतावा होगा। इसलिए ध्यान रखना, सभी लोग मेहनत करना, संघर्ष करना और जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। एक ठेला चलाते हुए इंसान को कभी देखना, बेचारा पसीना पुछता है साहब और ठेला को टानता है। जब मैं देखता हूँ कभी वैसे इंसान को तो बड़ा अंदर से लगता है कि काश अगर ये पढ़े लिखे लोग होते तो शायद इन्हें आज इस तरीके का हरकत नहीं करना पड़ता। आज ये भी कहीं साहब के तरह या कहीं कोई मुंशीगिरी कर रहे होते या फिर कहीं कोई ऑफिसर बन करके बैठे होते। इसलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है पढ़ना। आप पढ़ लोगे ना तो वो ठेला नहीं टानोगे, आप ऑटो का ड्राइवर बन सकते हो, आप बढ़िया गाड़ी चला सकते हो। आपके अंदर में अगर बिजनेस करने का रूल है ना, आपके अंदर में अगर मस्तिष्क है तो निश्चित तौर पे सफलता आपके हाथ लगेगी। समझ में आ रहा है ना? वो हाय हल्लो के फिर में ना रहिए, जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। समझे कि नहीं? ये सब फिर में नहीं रहिएगा। अच्छा करिए, मेहनत करिए और भविष्य में अच्छा रिजल्ट ला करके दीजिए। आपके माँ बाप, आपके पिता, आपके समाज में जब नाम होगा ना तो लोग कहेंगे कि हाँ फलाना का बेटा, फलानी की बेटी अच्छा करके दिखाया है। तो इसी के साथ आप सभी को अग्रिम बधाई देता हूँ कि आप सभी अच्छा करेंगे। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। जय हिंद।